प्रिपरेशन चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आपके सामने है CHS 9th का इंग्लिश पेपर जो 2018 में आया है, 2018 में जो आया है। पहला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो करेक्ट वर्ड है उसको चुनना है। तो करेक्ट वर्ड वही होगा जिसकी मीनिंग होगी। जब मीनिंग है तो स्पेलिंग भी सही है, मीनिंग नहीं है बट नेचुरल है कि स्पेलिंग सही नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। ये मीनिंगफुल है, यानी ऑप्शन ए सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दिए गए एक्सप्रेशन का एक ही शब्द में विकल्प तलाश करना। शब्दों का एक समूह होगा जिसकी जो भी मीनिंग निकलती है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में एक ही शब्द में शब्दों का चुनाव करना। द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट इज कॉल्ड हैंगर। प्लीज राइट मी ब्लैंक स्पेस दिस एड्रेस। इसमें ऑप्शन के रूप में 4 प्रीपोजिशंस दिए गए हैं। कौन सा प्रीपोजिशन मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा उसको चुनना है, उसका चॉइस करना है। तो इसका होगा प्लीज राइट मी एट दिस एड्रेस, ऑप्शन बी। ये एक फ्रेज दिया गया है फ्रेंच लीव। इसका यूज क्या बताने के लिए किया जाता है, यानी फ्रेंच लीव की मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग होती है एब्सेंसी विदाउट परमिशन, बिना अनुमति के छुट्टी ले लेना, अनुपस्थित हो जाना, बिना परमिशन के अनुपस्थित हो जाना। डी, यहां भी एक फ्रेज दिया हुआ है, फ्रेज है एबव बोर्ड। इसकी मीनिंग क्या है इन चारों ऑप्शन में से? इसकी मीनिंग है ओपन, खोलना, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से मिस स्पेल्ड वर्ड को आपको चुनना है। मिस स्पेल्ड मतलब जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो इसमें आपको देखना होगा बाकी 3 में किसकी मीनिंग निकल रही है, कौन मीनिंगफुल है। डिफिशिएंट, डिफिशिएंट का मतलब होता है स्मॉल। एफिशिएंट का होता है एबल, और रेटिसेंट का होता है स्पीचलेस। ये तीनों मीनिंगफुल हैं। मैग्निफिसेंट गलत है, इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए MAGNIFICENT, तब इसकी मीनिंग होती है। अगर ये होता तब ये मीनिंगफुल होता, तब इसकी मीनिंग निकलती सुपर, जो कि नहीं है, इसलिए मैग्निफिकेंट गलत है। ऑप्शन सी, वन हु डिस्पाइजेज पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अभी मैंने बताया कि दिए गए एक्सप्रेशन का एक ही शब्द के रूप में विकल्प, इसका होता है स्नॉब, ऑप्शन बी ये सही है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसका ऑप्शन एथेइस्ट होगा, ऑप्शन सी इसका सही है। एंटोनिम्स यानी अपोजिट इन मीनिंग, ये वर्ड दिया है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का अपोजिट क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो पार्सिमोनियस का मतलब होता है कम खर्च करने वाला।
इसका होगा जनरस। जनरस का मतलब होता है दानी। तो पार्सिमोनियस का अपोजिट हुआ जनरस। द वर्ड थ्रिफ्ट मीन्स सिनोनिम है, यानी थ्रिफ्ट की मीनिंग पूछ रहा है। तो थ्रिफ्ट का मतलब होता है कंजूसी। और माइजरलीनेस मीन्स भी होता है कंजूसी। यानी थ्रिफ्ट का सिनोनिम है माइजरलीनेस। ऑप्शन बी। 4 क्वेश्चन, ये 4 हैं ऑप्शंस। इसमें पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस गलत है। 3 and 3 is 6 सही है। वी शुड नॉट ब्लेम आवर सेल्स फॉर वॉट हैपेंड, ये भी सही है। नो सूनर हैड सी सेड इट, यहाँ पर देन नहीं देन होना चाहिए, THAN। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यहाँ देन के जगह पर देन दिया। आई नाइदर न्यू नॉर केयर्ड फॉर वॉट हैड हैपेंड टू हिम, ये सही है। यानी गलत है ऑप्शन सी। सी कुड नॉट डिस्गाइज हर ग्ली एट देयर एम्बेरसमेंट। ग्ली के नीचे अंडरलाइन है, यानी इसकी अपोजिट मीनिंग का वर्ड क्या है। इंस्ट्रक्शन है कि अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट क्या है। तो ग्ली का मीन्स होता है हैप्पीनेस। और ग्लूम का होता है सैडनेस। खुशी, दुख। इसका ऑप्शन बी सही है। ही बिकेम इवन मोर रेजोल्यूट इन हिज अपोजिशन टू द प्लान। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है, यानी सिनोनिम, सेम टू सेम मीनिंग। रेजोल्यूट का होता है फर्म, दृढ़। इसका होता है डिटरमाइंड। दोनों की मीनिंग सेम है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है। हाउ हैज ही मैनेज टू रन अप सो मेनी डेब्ट्स। टू रन अप ये एक फ्रेज है, इसकी मीनिंग का इस ऑप्शन में कौन सा वर्ड है। तो टू रन अप मीन्स होता है टू एक्युमुलेट। या टू कलेक्ट। एक्युमुलेट मीन्स कलेक्ट। टू रन अप का एक्युमुलेट या टू कलेक्ट। यहाँ एक्युमुलेट पहले से ही दिया है, जिसकी मीनिंग है कलेक्ट, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये 15 नंबर का क्वेश्चन। दे बिलीव दैट मिस्टर मोहन इज वेरी रिच।
ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेंस इसका हेल्पिंग वर्ब बदलता रहता है और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि एक्टिव वॉइस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। ये देखिए, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो तो ये सिंपल प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय इज, आर या एम इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है। यह डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट पर कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बन रहा है। अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इज, प्लूरल नंबर और यू से बिलोंग कर रहा है तो आर, और आई है तो एम का यूज किया जाएगा और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। आइए देखते हैं। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। पूरे चारों ऑप्शन में देखिए मिस्टर मोहन को सब्जेक्ट बनाया गया है तो मिस्टर मोहन सिंगुलर नंबर का है। जब सिंगुलर नंबर का है तो इज को अप्लाई करेंगे, ये दोनों नहीं होगा। इज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या देखिए वाज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, नहीं होगा। हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये भी नहीं होगा। यहां भी वाज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सीधे सिद्ध, मोहन, मिस्टर मोहन इज बिलीव्ड टू बी वेरी रिच। ऑप्शन डी सही है, यानी दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा मिस्टर मोहन इज बिलीव्ड टू बी वेरी रिच। क्वेश्चन नंबर 16, ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर। ये एक एक्सप्रेशन है, शब्दों का समूह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी यह क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है दिए गए एक्सप्रेशन का, दिए गए शब्दों के समूह का एक ही शब्द में ऑप्शन तलाश करना, सब्स्टिट्यूट। तो इसका सब्स्टिट्यूट होता है हेराक्लस। हेराक्लस की मीनिंग ही होती है ए पर्सन हु लिव्स एलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर्स। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी syllables is are there in the word rhythmic। पूछ रहा है कि रिदमिक नामक शब्द में कितने सिलेबल्स हैं। सिलेबल क्या होता है? दिए गए शब्द में वावेल लाइक प्रोनाउंसिएशन ही सिलेबल बोला जाता है। अब इस रिदमिक में देखिए वावेल की तरह से प्रोनाउंसिएशन कितनी बार हो रहा है। आर एच वाई, इसमें देखिए री, इसको बोलते हैं री, आर एच वाई को। ई एक बार आ गया, यानी ये वावेल है। एम आई सी, मी, ये दूसरी बार आया। रिदमिक में 2 बार सिलेबल्स आया, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सी इज मैरिड रवि। ये सेंटेंस डेली लाइफ में आपको मिलता होगा। मैरिड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, सी आस्क्ड मी हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बैग। ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का है। बीच में आप कामा देख रहे हैं, कामा के पहले एक सेंटेंस है जो प्लेन पोर्शन है और कामा के दूसरी तरफ एक सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कामा से क्लोज है।
जो कामा से पहले का सेंटेंस है, प्लेन पोर्शन, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कामा से क्लोज है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब ओवरऑल सी से लेकर के बैक तक आपको दो स्पीच मिल रहे हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो आप कह सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में जब दो स्पीच हों, एक रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, तो उसको डायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। ये पहचान है। जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो कई चेंजेस होते हैं, जिसमें पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में। वो चेंज रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप के आधार पर होता है। अगर यह इंट्रोगेटिव है तो यहां सेड टू हट करके आस्ट लिखा जाता है। यहां तो पहले ही आस्ट दे दिया है, आपका काम आसान कर दिया। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, इसका मतलब यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। आस्ट चाहिए, आस्ट मिल गया। अगर सेड टू होता तो आपको आस्ट करना पड़ता, करने की जरूरत नहीं। तो देखिए, इसमें भी सी आस्ट है, इसमें भी सी आस्ट है, इसमें भी सी आस्ट है, और इसमें भी, यानी सी आस्ट कॉमन है। इतने के आधार पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि कौन सेंटेंस सही है और कौन गलत है। आस्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट यहां भी दिया, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में भी दिया, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में भी दिया। अब इन तीनों पर फैसला नहीं हो सकता है। बस इतना है कि ऑप्शन सी नहीं होगा। अब बाकी में देखा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें बिगनिंग ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से होता है, यहां हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो दूसरा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें बिगनिंग ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से होता है। देखिए, क्वेश्चन वर्ड है। जब क्वेश्चन वर्ड से बिगनिंग ऑफ सेंटेंस होता है तो उसी क्वेश्चन वर्ड को आप फिर लिख देते हैं। देखिए, हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच, अभी भी फाइनल नहीं हुआ क्योंकि कॉमन है। फिर आगे देखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में हम आते हैं तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर यूं होता है तो उसका चेंज रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के लिए होता है, इसके आधार पर होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है मी, और यहां चाहिए आपको सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। नरेशन में जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देना पड़ता है और इसके जगह पर उसी क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, वो कंजंक्शन हो जाता है। लेकिन कंजंक्शन के बाद का नियम यह है कि कोई भी कंजंक्शन हो उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट ही लिखना पड़ता है। कंजंक्शन के बाद का सेंटेंस या तो आप अफर्मेटिव बनाएंगे या निगेटिव बनाएंगे, लेकिन निगेटिव तभी बनाएंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में नॉट कहीं दिया हुआ है, यानी रिपोर्टेड स्पीच भी निगेटिव है। अदरवाइज आपको अफर्मेटिव ही बनाना है। तो इसको अफर्मेटिव बनाना है क्योंकि नॉट नहीं है। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है यू, आया मी के लिए, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। चाहिए सब्जेक्ट, मिला ऑब्जेक्ट, तो इसी कास्ट का सब्जेक्ट होगा आई, यानी हाउ मच के बाद लिखना है आई।
देखिए आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, फिर फाइनल नहीं हुआ। आगे देखिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि यह सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। टेंस में भी चेंजेस होते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस होते हैं। कैसे? फिर यह देखना पड़ता है कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस का है। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये बता रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब हेड होता है। यहाँ हेड है, यहाँ पर नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, ये भी नहीं है, तो क्या हुआ? ऑप्शन ए सही है। लेकिन आगे का भी थोड़ा आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, दिस का दैट क्यों हुआ। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करते हैं तो जितने भी नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल जाते हैं, यानी दिस का दैट होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सी डिड नॉट रिमेंबर एंड नाइदर डिड आई। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें नाइदर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का या कंजंक्शन का। तो इस सेंटेंस में नाइदर कंजंक्शन के रूप में है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही है।